हाय दोस्तों, मैं हूं विप्लव स्वाइन। अगेन वेलकम बैक। तो आज का पेरोल का थर्ड मॉड्यूल में हम लोग पे हेड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आफ्टर व्हाट इज ए पे हेड? सो पे हेड का मतलब ऐसा है, पेमेंट हेड। एज यू नो, पे हेड इज नथिंग बट पेमेंट हेड। कंपनी के लिए स्टाफ मार्केटिंग का काम करता है, तो कंपनी हैज टू पे। कंपनी के लिए स्टाफ अकाउंट्स का काम करता है, तो कंपनी हैज टू पे। कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर स्टाफ को समझना है, स्टाफ को देखना है, करना है, तो कंपनी हैज टू पे। कंपनी का स्टाफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालता है, प्रोडक्शन कराता है, तो कंपनी हैज टू पे। तो पे हेड इज नथिंग बट पेमेंट हेड। क्या क्या अकाउंट में कंपनी महीने के आखिरी में स्टाफ को पेमेंट करता है? तो लॉजिक इज वेरी सिंपल। पे हेड, दिस इज बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक है आपका अर्निंग पे हेड, दूसरा है आपका डिडक्टेड पे हेड। तो जो हेडिंग में महीने के आखिर में कंपनी स्टाफ को पैसा देता है, वो स्टाफ के लिए इनकम है, कंपनी के लिए खर्चा है। तो दोज हेडिंग्स आर स्टाफ्स अर्निंग पे हेड्स। ऐसा भी दूसरे टाइप का हेडिंग है, जो हेडिंग में कंपनी स्टाफ का अकाउंट से हर एक महीना पैसा डिडक्ट करता है, माइनस करता है, काटता है। सो दीज आर डिडक्टेड पे हेड्स। तो आज काली प्राइम के माध्यम में पेरोल का तीसरा चरण में हम लोग कुछ अर्निंग पे हेड के बारे में पहले डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी, तो जैसे कि आप लोग इधर देख रहे हैं, मैं ऑलरेडी इधर एक कंपनी बना चुका हूँ। आपके सामने ही कंपनी का प्रोफाइल खुला हुआ है, द नेम ऑफ पेरोल। लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट क्रिएशन तक गए थे, उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर भी बनाए हैं। फिर से मैं अभी गेटवे टैली को वापस आता हूँ। उधर मेरे को क्रिएट करना है, मास्टर के अंदर क्या क्रिएट करना है? मास्टर के अंदर मेरे को क्रिएट करना है, पहले तो मैं कैटेगरी बनाया, उसके बाद ग्रुप बनाया, उसके बाद एम्प्लॉय बनाया, उसके बाद यूनिट्स ऑफ वर्क बनाया, देन आपका अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाया। देन अभी आज का चैप्टर में मेरे को सीखना है कैसे पे हेड बनाओ, कुछ अर्निंग पे हेड ऑलरेडी मैं बनाकर रख चुका हूँ। लेट अस शो। तो आई एम गोइंग टू अल्टर ऑप्शन। तो पहला पे हेड, कुछ अर्निंग पे हेड के बारे में डिस्कशन करें। तो पहला पे हेड का नाम क्या है? बेसिक सैलरी। सो दिस इज कॉल्ड स्टार्टअप सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब क्या है? स्टार्टअप सैलरी एक फिक्स्ड वैल्यू से स्टाफ का पगार का हिसाब शुरू होता है, उसको क्या बोलते हैं? बेसिक सैलरी। सो दिस इज 100% फिक्स्ड वैल्यू, इट इज नेवर चेंज्ड ऑनलाइन until स्टाफ गेट प्रोमोटेड। स्टाफ का जो प्रमोशन होगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल एक कंपनी में नौकरी करने के बाद, उसी टाइम ही उनका बेसिक सैलरी में कुछ वैल्यू चेंज हो सकता है, बट नॉट एवरी मंथ। तो इसीलिए पे हेड का नाम पहले क्या रखते हैं? बेसिक सैलरी। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहे हैं? पे हेड टाइप टू द स्टाफ इट इज व्हाट? टू द स्टाफ इट इज व्हाट? इट इज अर्निंग फॉर द एम्प्लॉय। एंड इनकम टाइप फिक्स, जैसे कि अभी आपको बता रहा था, ये आपका हर एक महीना एक फिक्स्ड वैल्यू है, बट स्पेशल टू कंपनी, ये कंपनी के लिए क्या है? खर्चा है। तो जो स्टाफ का इनकम है कंपनी के लिए ऑब्वियसली क्या होगा? खर्चा ही आएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आफ्टर नेट सैलरी, इसको आपको यस रखना है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बेसिक सैलरी जो कि एक अर्निंग पे हेड है, वो नेट सैलरी कैलकुलेशन करने के लिए आपको हेल्प करेगा क्या? ऑफ कोर्स इट डू इंक्रीज फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट सैलरी। देन नेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इन द पे स्लिप। आपका जब स्टाफ को पकड़ दिया जाता है, उनको सैलरी स्टेटमेंट दिया जाता है, पे स्लिप दिया जाता है, तो पे स्लिप में एक बेसिक सैलरी के नाम में हेडिंग ही दिखाएगा, दैट इज नेम्स टू अपडेट इन द पे स्लिप। ऑब्वियसली पे हेड का जो नाम आप लोग दिए है उसी नाम को दिखाएगा ना। देन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी, इसको यूज करना है। यूज कैलकुलेशन फॉर ग्रेचुटी, इसको आपको यूज करना है, क्योंकि ग्रेचुटी एक ऐसा फाइनेंशियल बेनिफिट है जो कि साल का आखिर में कंपनी की तरफ से स्टाफ को दिया जाता है। ग्रेचुटी अमाउंट कैलकुलेशन करने के लिए बेसिक सैलरी इज द डिपेंडेंट पे हेड्स।
तो इसलिए इधर आपको यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी पे यूज करना पड़ेगा। देन आपको इनकम टैक्स डिटेल्स को भी आपको यूज करके देखना है। तो लेट अस सी व्हाट आर द इनकम टैक्स डिटेल्स। इसको आपको जो ऑर्डर वाला ऑप्शन है इसको आपको यूज करना है। तो यूज करने के बाद इधर आपका इनकम टैक्स कंपोनेंट क्या दिखा रहा है, अदर अर्निंग्स और अलाउंसेस फुली टैक्सेबल। यस, ये ऐसा एक इनकम है जिसके ऊपर 100% इनकम टैक्स लगता है। देन टैक्स कैलकुलेशन बेसिस क्या पूछ रहे, ऑन पॉजिटिव वैल्यू, मतलब हर एक महीना इस हेड में कुछ पैसा स्टाफ को कंपनी की तरफ से दिया जाता है, स्टाफ को मिलता रहता है हर एक महीना, नॉट ऑकेजनली, हर एक महीना। तो जो अमाउंट हर एक महीना कंपनी की तरफ से स्टाफ को दिया जाता है दैट इज टैक्स कैलकुलेशन बेसिस। पॉजिटिव वैल्यू में हर एक महीना स्टाफ को तो कंपनी की तरफ से बेसिक वैल्यू, बेसिक सैलरी, बेसिक पे दिया जाता है ना, बेसिक पे आई मीन बेसिक पे तो दिया जाता है, तो उसके ऊपर तो इनकम टैक्स लगता है। बेसिक सैलरी इज एन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टाफ बाय द कंपनी, सो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, दैट इज फुली टैक्सेबल। सो हर एक महीना वो फिक्स वैल्यू कंपनी की तरफ से स्टाफ को मिलता रहता है, इसलिए इसको हम लोग रखे क्या, प्रोजेक्टेड वैल्यू। अगर कभी कभार कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट और कुछ अमाउंट कंपनी की तरफ से स्टाफ को दिया जाता है, उसको हम लोग रखेंगे इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू। जैसे एक हेडिंग है बोनस, इंसेंटिव्स, और कभी कभार मिलता रहता है, उसको एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगता है एंड उसके ऊपर ऑब्वियसली आपका टीडीएस कैलकुलेशन होता है। देन कैलकुलेशन टाइप, ठीक है, कैलकुलेशन टाइप हम लोग तो अटेंडेंस रजिस्टर से ही पता करेंगे ना, इसी महीने में स्टाफ कितना दिन प्रेजेंट रहा, कितना दिन एब्सेंट रहा, तो कैलकुलेशन टाइप हम लोग क्या रखेंगे, ऑन अटेंडेंस में ही रखेंगे। देन अटेंडेंस में ही कैसे रखेंगे, जितना दिन स्टाफ एब्सेंट रहा उसको छोड़कर बाकी जितना दिन स्टाफ कंपनी को आया वो प्रेजेंट अकाउंट में चले जाएगा। तो लॉजिक इज वेरी सिंपल। मान लो स्टाफ का अटेंडेंस रजिस्टर क्या शो कर रहा है, इसी महीना स्टाफ आपका 3 दिन एब्सेंट रहा, इसी महीना स्टाफ आपका 3 दिन एब्सेंट रहा, तो उसका मतलब है महीने में कितना दिन चलता है, 30 दिन चलता है। तो अगर 3 दिन आपका स्टाफ इस महीना एब्सेंट रहा है तो इट इज अंडरस्टूड स्टाफ इसी महीने में कितने दिन प्रेजेंट रहा, 25 दिन प्रेजेंट रहा, 25 दिन, 27 दिन, 27 दिन प्रेजेंट रहा, बराबर। तो अगर एब्सेंट वाला हेडिंग हम लोग अटेंडेंस रजिस्टर से निकालेंगे, अगर एब्सेंट वाला डेज हम लोग अटेंडेंस रजिस्टर से पता कर पाएंगे तो ऑब्वियसली उनका प्रेजेंट वाला हिसाब आ जाएगा, इसलिए हम लोग अटेंडेंस रजिस्टर को नॉट एप्लीकेबल करके एब्सेंट वाला हेडिंग निकालते हैं। तो कैलकुलेशन पीरियड आपका मंथ वाइज होगा, महीने में तो एक बार बेसिक सैलरी ही स्टाफ को कंपनी की तरफ से दिया जाता है। देन आज पर द कैलेंडर पीरियड, आज पर द कैलेंडर पीरियड का मतलब क्या है, महीने में जितना दिन है, क्योंकि साल में हर एक महीना एक ही दिन, नंबर ऑफ डेज एक ही दिन आता नहीं, मतलब हर एक महीना आपका 30 दिन नहीं, कभी कभार आपका एक महीना 28 दिन भी हो सकता है, 29 दिन भी हो सकता है, 30 दिन भी हो सकता है, 31 दिन भी हो सकता है। तो दैट इज एज पर द कैलेंडर पीरियड। एंड राउंडिंग मेथड, नॉर्मल राउंडिंग, दैट इज लिमिट अप टू 1। आपको तो मालूम होगा व्हाट इज राउंडिंग मेथड। अगर आपका जो वैल्यू है पैसा का 50 पैसा से ऊपर आएगा, मतलब 55 पैसा, 65 पैसा, तो नियरेस्ट अपवर्ड हाईएस्ट फिगर को ले जाएगा। अगर 25 पैसे से नीचे आएगा, नियरेस्ट डाउनवर्ड फिगर को ले जाएगा। दैट इज नॉर्मल राउंडिंग, 1 स्टेप अप और 1 स्टेप डाउन। ओके, तो फर्स्ट अर्निंग पे हेड आपका खत्म हो चुका है। अभी हम दूसरा अर्निंग पे हेड देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डीएनएस अलाउंस, व्हिच इज नोन एज डीए। सो डीएनएस अलाउंस एक ऐसा फाइनेंशियल इंसेंटिव जो कि कंपनी तरफ से हर एक महीना आखिर में स्टाफ को दिया जाता है, क्योंकि जब रोज डेली डे टू डे लाइफ में हम लोग जो सामान खरीदते हैं या परचेज करते हैं, उसका जब प्राइस एग्जैबरेंटली बढ़ जाता है, पगार के बाद कंपनी की तरफ से स्टाफ को कुछ एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है वो खर्चों को मेकअप करने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनएस अलाउंस। तो दिस इज अनदर अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम बाय द कंपनी फॉर द स्टाफ। तो इसलिए पे हेड टाइप को किसके अंदर रखते हैं, अर्निंग फॉर द एम्प्लॉय, एंड दैट इज आल्सो फिक्स्ड एवरी मंथ, इट इज नॉट चेंजिंग। कंपनी का पारापन्य के मुताबिक जो स्टाफ को जिस महीना में जितना परसेंटेज दिए देना है वो हिसाब से ही दिया जाता है।
every month it is not changing, but company to company it varies. बट कंपनी के लिए क्या है, खर्चा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो नेट सैलरी कैलकुलेशन के लिए हेल्प करता है। पे स्लिप में कौन सा नाम में दिखाएगा, डीएनएस अलाउंस के नाम में दिखाएगा। ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए ही डीए हिसाब होता है, तो डेली ग्रेच्युटी अमाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ग्रेच्युटी का नॉर्मल हिसाब क्या बोलता है, साल में 15 दिन का पैसा स्टाफ को कंपनी की तरफ से दिया जाता है। तो एक दिन का हिसाब कैसे निकालेंगे, बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि मंथली ड्यूटी साइकिल कितना है 30 दिन, तो मान लो एक स्टाफ का बेसिक सैलरी है 10,000 रुपया, डीए है उनका 2,000 रुपया, तो ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी सैलरी कितना आएगा, 10 + 2 12,000 डिवाइडेड बाय 30, तो डेली ग्रेच्युटी उनका पेएबल अमाउंट कितना आता है 400 रुपया, तो 400 रुपया इंटू 15 दिन 6,000 रुपया। अगर ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी सैलरी स्टाफ का 12,000 रुपया बनता है, हर एक महीना उनका अकाउंट को 6,000 रुपया कंपनी की तरफ से क्रेडिट होता है। तो आगे जितने सारे पे हेडिंग आप बनाएंगे, जो हेडिंग आपका फ्यूचर में ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए लगेगा, उस क्षेत्र में आप ये वाला ऑप्शन को यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी इसको यूज करेंगे, बाकी सब में नो करेंगे। तो बेसिक के ऊपर हम लोग यूज किए थे, अभी डीए के ऊपर भी यूज किए। देन इनकम टैक्स कैलकुलेशन को देखना है, इसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है कि नहीं लगता है। यस, डीएनएस अलाउंस कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। यस, आपको स्टाफ जब रिटायर करता है, ग्रेच्युटी अकाउंट में जो पैसा जाता है ना हर एक साल में, जो कि उनका पीएफ अकाउंट में जमा होकर रहता है, ग्रेच्युटी पैसा कहाँ मर्ज हो जाता है, पीएफ में मर्ज हो जाता है, तो विद इंटरेस्ट कंपनी स्टाफ को पे करता है। दैट इज डीएनएस अलाउंस कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। डीएनएस अलाउंस कंसीडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हर एक महीना मिलता रहता है डीए, तो ऑन पॉजिटिव वैल्यू इनकम टैक्स कैलकुलेशन होता है। तो जो वैल्यू आप लोग कुछ परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे, तो मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या रखेंगे, ऑन कंप्यूटेड वैल्यू, तो महीने के महीने हिसाब से डीए कैलकुलेशन होता रहता है। देन राउंडिंग मेथड, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1। तो इधर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन कैसे हिसाब हम लोग करेंगे, दैट इज ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। तो ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला क्या है, जिसका बेसिक सैलरी जितना है उसका 20% उनको डीए के अकाउंट में कंपनी की तरफ से स्टाफ को दिया जाता है। इसलिए ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला सिलेक्ट करके, ये तो बाय डिफॉल्ट आपका शुरू में करंट अर्निंग टोटल दिखाएगा, बट इधर आपको चॉइस करना है किसको, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, दैट इज आर पे हेड बेसिक सैलरी, दैट इज बेसिक सैलरी के ऊपर ही डीए कैलकुलेशन होने वाला है। सो आर पे हेड दैट इज बेसिक सैलरी, तो कितना परसेंटेज, 20%। सो दैट इज द प्रोसेस, यू कैन कैलकुलेट द डीए अमाउंट ऑफ द स्टाफ्स इन ए कंपनी। बट ये जो 20%, कोई कंपनी 30% भी दे सकता है, कोई 40 भी दे सकता है, कोई कंपनी कुछ दे भी नहीं सकता है। सो इट 100% वेरिएबल, बट हर एक महीने फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। तो नेक्स्ट अर्निंग पीरियड आपका क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड बोनस। तो बोनस इज ए फाइनेंशियल इंसेंटिव कंपनी की तरफ से हर एक महीना नहीं, ये आपका कभी कभार मिलता रहता है। जैसे आपका बेसिक हर एक महीना मिलता है, बेसिक आपका हर एक महीना मिलता है, डीए आपका हर एक महीना मिलता है, बट बोनस कभी कभार दशहरा के टाइम, फेस्टिव ऑकेजन के टाइम कंपनी का ज्यादा सेल होता है, तो कंपनी इज गेटिंग मोर प्रॉफिट, तो अपना मुनाफा से कुछ प्रॉफिट कंपनी क्या करता है, स्टाफ के थ्रू में शेयर करता है। स्टाफ के जरिए में अपना प्रॉफिट को, अपना मुनाफा को स्टाफ के अमाउंट में वो शेयर कर लेता है, दैट इज बोनस। कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बेनिफिट फेस्टिवल के टाइम कंपनी की तरफ से स्टाफ को दिया जाता है। तो इसीलिए बोनस को पे हेड टाइप हम लोग बोनस के अंदर रखे हैं, बट स्टाफ के लिए तो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल इंसेंटिव माना कि वो कभी कभार मिलता है, और स्टाफ के लिए तो फाइनेंशियल गेन है ना, बट कंपनी के लिए क्या है, खर्चा है। नेट सैलरी कैलकुलेशन के लिए आपको इन्फ्लुएंस करेगा, इसलिए हम लोग आपके नेट सैलरी को किसके अंदर रखे, इसके अंदर रखे। पे स्लिप में बोनस ही दिखाएगा, तो बोनस का ग्रेच्युटी कैलकुलेशन करने के लिए कोई लिंक नहीं है, इसलिए इसको नो रखते हैं। हाँ, इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए बोनस आपका इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग यूज करके आगे चलते हैं। तो इनकम टैक्स कंपोनेंट बोनस रखेंगे। एक्चुअल वैल्यू जैसे कि आपको शुरू से बताया था, बोनस हर एक महीना नहीं मिलता है, कभी कभार मिलता रहता है, इसलिए इसको एक्चुअल वैल्यू रखेंगे, बट इसके ऊपर टीडीएस का कैलकुलेशन नहीं करना है, बराबर।
एंड कैलकुलेशन टाइप आज यूजर डिफाइंड वैल्यू। कैलकुलेशन टाइप आज यूजर डिफाइंड वैल्यू मतलब कंपनी एंड स्टाफ दोनों के बीच जो कंडीशन हुआ है उस कंडीशन के मुताबिक कभी कभार बोनस कंपनी की तरफ से स्टाफ को दिया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका अनदर सोर्स ऑफ इनकम बाय द कंपनी फॉर द स्टाफ। देन और कुछ अर्निंग पेड है जैसे कि आपका हाउस रेंट अलाउंस HRA। तो हाउस रेंट का मतलब ऐसा है आइदर कंपनी स्टाफ लोग को रहने के लिए क्वार्टर देगा, नहीं तो घर भाड़ा में कुछ पैसा मदद करेगा। सो दैट इज ऑल्सो सम फिक्स्ड वैल्यू बट दिस इज a फाइनेंशियल गेन फॉर द कंपनी फॉर द स्टाफ बाय द कंपनी बट दिस इज ए एक्सपेंस फॉर द कंपनी। सो हाउस रेंट अलाउंस को इसलिए पे हेड टाइप में किसके अंदर रखते हैं, अर्निंग फॉर द एम्प्लॉयज, बट दैट इज फिक्स्ड वैल्यू एक्सपेंस टू द कंपनी। नेट सैलरी कैलकुलेशन के लिए इन्फ्लुएंस करता है इसलिए आप नेट सैलरी को यूज करते हैं। नाम पे स्लिप में क्या दिखाएगा, हाउस रेंट अलाउंस दिखाएगा। ग्रेचुइटी कैलकुलेशन करने के लिए HRA का कोई संबंध नहीं, बट इनकम टैक्स कैलकुलेशन में क्या देखते हैं, ऑन हाउस रेंट अलाउंस इनकम टैक्स कंपोनेंट हाउस रेंट अलाउंस ही रहेगा। जब ऑर्डर करके हम लोग ये पेज को आगे इधर इनकम टैक्स कंपोनेंट किसके अंदर देंगे, हाउस रेंट अलाउंस के अंदर देंगे एंड हर एक महीना ये मिलता रहता है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे एंड 100% टैक्सेबल। एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन आज यूजर डिफरेंट वैल्यू कंपनी एंड स्टाफ के बीच जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है उस बेसिस पर उनका ये वाला अमाउंट हिसाब निकाला जाता है। देन अनदर सोर्स ऑफ इनकम आपका है दैट इज ओवर टाइम। तो जैसे कि आपको बोल रहा था 26 दिन काम करने में हमको 30 दिन का पैसा मिलता है। दिन में 8 घंटे के बाद जितना घंटा ज्यादा काम करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टाफ लोग को उतना एक्स्ट्रा आवर का पैसा कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। एंड दिस इज नॉट फिक्स्ड एट ऑल, दिस इज 100% वेरिएबल, क्योंकि कोई स्टाफ महीने में 2 घंटा OT लेता है, कोई 5 घंटा लेता है, कोई 10 घंटा लेता है, कोई बिल्कुल कुछ लेता नहीं है। तो जो लेता है उनका जो वैल्यू आएगा, कम घंटा लेता है कम पैसा मिलेगा, ज्यादा आवर वो OT करता है उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो बिल्कुल OT कुछ करता नहीं उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा अपार्ट फ्रॉम हिज यूजुअल सैलरी डेली मीन सैलरी, बट दैट इज इनकम फॉर द स्टाफ बाय द कंपनी एंड दिस इज 100% वेरिएबल बट एक्सपेंस टू द कंपनी। नेट सैलरी कैलकुलेशन के लिए OT का रोल है। पे स्लिप में क्या दिखाएगा, ओवर टाइम ही दिखाएगा, बट ग्रेचुइटी कैलकुलेशन के लिए इसका कोई रोल नहीं है इसलिए इसको नो करते। बट इनकम टैक्स में देखते हैं ओवर टाइम में जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है अपार्ट फ्रॉम द स्टाफ यूजुअल डेली सैलरी वो इनकम टैक्स को इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं, इसलिए सेट और अल्टर इनकम टैक्स डिटेल इसको यूज करते हैं। यस, अदर अर्निंग्स अलाउंस दैट इज फुली टैक्सेबल। OT तो हर एक महीना हर एक स्टाफ को नहीं मिलता है। जब स्टाफ OT करता है ओवर टाइम ड्यूटी करता है उनको उसी टाइम ही कुछ एक्स्ट्रा पैसा अपार्ट फ्रॉम हिज यूजुअल सैलरी मिलता रहता है, इसलिए इसको हम किसके अंदर क्लासिफाई किए, ऑन एक्चुअल वैल्यू टैक्स कैलकुलेशन बेसिस एक्चुअल वैल्यू एंड TDS इसको नो रखेंगे। एंड जैसे कि आपको बता रहा था ओवर टाइम किस टाइप का स्टाफ को ज्यादा दिए थे, दो स्टाफ कम्स अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड आवर नॉर्मल राउंडिंग लिमिट अप टू 1। ओके, तो देन नेक्स्ट आपका हेडिंग आएगा आपका कन्वेंस अलाउंस। तो कन्वेंस अलाउंस का मतलब आपका ऐसा है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने का खर्चा, बस भाड़ा दिया जाएगा, टैक्सी भाड़ा दिया जाएगा। अगर आपका स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, बाइक है तो आपको फ्यूल अलाउंस मिलेगा। तो इसका दिस इज ऑल्सो अनदर सोर्स ऑफ इनकम बाय द कंपनी फॉर द स्टाफ, बट दिस इज वेरिएबल। कोई स्टाफ को इस महीना मतलब इस महीना एक पर्टिकुलर वैल्यू कन्वेंस अलाउंस के अकाउंट में दिया जाएगा, दूसरा महीना बदल सकता है। महीने के महीने अमाउंट इज चेंजिंग, प्लस स्टाफ का पोस्ट का मतलब जॉब के हिसाब से उनका कन्वेंस अलाउंस भी अलग अलग आता है। इसलिए माना कि स्टाफ के लिए इनकम है बट इनकम टाइप क्या है, वेरिएबल, दिस इज नॉट फिक्स्ड। कंपनी के लिए एक्स्ट्रा खर्चा है, नेट सैलरी कैलकुलेशन करने के लिए ये आपका इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए आप नेट सैलरी को हम लोग ये रखे हैं। पे स्लिप में क्या दिखाएगा, कन्वेंस अलाउंस के नाम में ही दिखाएगा हेडिंग। ग्रेचुइटी कैलकुलेशन के साथ इसका कोई संबंध नहीं, बट इनकम टैक्स में देखते हैं इनकम टैक्स में क्या देता है, अदर अर्निंग्स दैट इज फुली टैक्सेबल, ये अनदर सोर्स ऑफ इनकम बाय द कंपनी फॉर द स्टाफ। सो उसके ऊपर टैक्स लगेगा बट नॉट ऑलवेज, कभी कभार ऑन एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन होते हैं। एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या है, कभी कभार जो फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है
एंड इनकम टैक्स कैलकुलेशन इसके ऊपर नहीं होने वाला है। एंड फ्लैट रेट मतलब जो वैल्यू हिस्सा में निकलता है, एंड महीने का महीने हिसाब दिया जाता है। राउंडिंग मेथड आपको वन रहेगा, बराबर। तो फ्लैट रेट का मतलब है तो वैल्यू आज इट इज, मतलब दिस इज म्यूचुअल। सो आज ये जो डिफाइन वैल्यू तो कंपनी एंड स्टाफ लोग जो डिफाइन कर चुके हैं, एंड फ्लैट वैल्यू मतलब जो पहले से फाइनल होकर रखा गया है, एंड महीने के महीने कन्वेंशन एक ही बार आपको दिया जाता है। तो ये क्या आपका कन्वेंस अलाउंस अनदर सोर्स ऑफ इनकम बाय द कंपनी फॉर द स्टाफ, सम अर्निंग पे हेड्स। तो बेसिक हो गया, बोनस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, डीए हो गया, एचआरए हो गया, ओवर टाइम हो गया। देन नेक्स्ट अनदर सोर्स ऑफ इनकम इज रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। रीइंबर्समेंट मतलब क्या है, पहले जेब से खर्चा करो, उसके बाद खर्चा का भरना करो। मतलब कंपनी अकाउंट को बिल आएगा, कौन सा बिल आएगा, जो स्टाफ अपना हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, मतलब लॉजिक इज वेरी सिंपल, जो अपना उनका तबीयत खराब हुआ, वो मेडिकल में ट्रीटमेंट हुआ, मेडिसिन रहना खाने में जो खर्चा हुआ उसका बिल वाउचर ऑफिस में जमा करता है। तो अगर वाजिब है, अगर कंपनी को सही लगेगा ये स्टाफ इज एक्चुअली इल फॉर दैट he has been absent for a period of time from this date to this date, तो उसमें क्या होगा, एक तो उसी डेट के अंदर स्टाफ का पगार नहीं कटेगा, प्लस उनका जो एडिशनल मेडिकल खर्चा हुआ है तो कंपनी में कंसीडर टू रीइंबर्स मतलब आपने जितना खर्चा किया वो पैसा फिर से कंपनी की तरफ से स्टाफ को वापस दिया जाता है। सो इट इज नॉट एक्जैक्टली एन इनकम टू द कंपनी बाय टू द स्टाफ, इट इज नॉट एक्जैक्टली एन इनकम टू द स्टाफ बाय द कंपनी। मतलब मैं अपना जेब से अपना हेल्थ प्रॉब्लम के लिए 10,000 रुपये खर्चा किया हूँ। सो जो 10,000 रुपये में खर्चा किया हूँ, क्या क्या हेडिंग में खर्चा किया हूँ, कहाँ कौन सा मेडिकल में मैं एडमिशन लिया था, एक्सपेंस क्या था, मेरे को बीमारी क्या था, तो मैं जितना खर्चा किया महीने के आखिर में, और मैं जब भी कंपनी में ज्वाइन करता हूँ कंपनी मेरे को पे बैक कर देता है। तो दैट इज रीइंबर्समेंट। तो 10,000 खर्चा किया तो 10,000 ही मिला, 10,000 तो 10,000 एक नहीं मिला ना, तो इट इनकम कैसे आएगा। तो इसलिए जब रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस वाला पे हेड बनाते हैं उसको पे हेड टाइप किसके अंदर रखते हैं, रीइंबर्समेंट टू एम्प्लॉयज, दैट इज ऑल्सो वेरिएबल, दिस इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल बट एक्सपेंस टू द कंपनी। आप नेट सैलरी यूज करेंगे, नेम्स टू अपीयर सेम, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्स को यूज करते हैं। इसके ऊपर इनकम टैक्स लगता नहीं है क्योंकि स्टाफ को अपना जेब से खर्चा करना पड़ता है, तो जितना स्टाफ खर्चा करता है उतना पैसा ही कंपनी की तरफ से स्टाफ को वापस दिया जाता है। तो इट इज नॉट एन इनकम, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स कैसे लगेगा। इसीलिए इनकम टैक्स कंपोनेंट इसको हम यूज करके सेट और आउट टू द इनकम टैक्स डिटेल्स यूज दिया, यूज करने के बाद ये वाला इनकम टैक्स डिटेल आपका पेज आएगा। इसीलिए क्या दिया है, अदर अर्निंग्स अलाउंसेस दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। फुल्ली एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड मतलब क्या है, छूट है, छाड़ है, क्योंकि ये तो हमारा इनकम नहीं है ना, तो उसके ऊपर थोड़ी आईटी लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। इसलिए फुल्ली जो पहले में फुल टैक्सेबल रखे थे इस क्षेत्र में इसको फुल्ली एग्जेम्प्टेड रखेंगे। एंड ये कभी कभार इसका कैलकुलेशन होता है एक्चुअल वैल्यू एंड ऑफकोर्स डिडक्शन। जब इनकम टैक्स लगता नहीं तो डिडक्शन का तो सवाल ही नहीं होता। एंड आज यूजुअल डिफाइंड वैल्यू, आज यूजुअल डिफाइंड वैल्यू म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द स्टाफ। ओके, नेक्स्ट आखिरी में अनदर अर्निंग पे हेड आएगा ग्रेच्युटी, बट माइंड इट, ये ग्रेच्युटी को छोड़कर बाकी जितने सारे अर्निंग पे हेड है, जैसे कि बेसिक है, बेसिक पे है, बोनस है, कन्वेंस अलाउंस है, डीए है, एचआरए है, ओटी है, रीइंबर्समेंट है, ये महीने में महीने हिसाब होता है। बट जो ग्रेच्युटी वाला अमाउंट है ना, ये आपका साल में एक बार दिया जाता है। सो ग्रेच्युटी कम्स अंडर ग्रेच्युटी। सो ग्रेच्युटी एक ऐसा फाइनेंशियल बेनिफिट है जो कि साल में 15 दिन का पैसा कंपनी की तरफ से स्टाफ को दिया जाता है। तो उसका हिसाब कैसे किया जाएगा, उसका पूरा अलग हिसाब है। मतलब जिस दिन से स्टाफ ज्वाइन करता है एक कंपनी में नौकरी के लिए, उसी महीने से उनका ग्रेच्युटी हिसाब नहीं होता है। तो लॉजिक क्या बोलता है, अगर स्टाफ एक ही दफा एक कंपनी में 5 साल नौकरी कर लेता है, मतलब उनका जॉब का टेन्योर, जॉब का समय 60 कैलेंडर मंथ्स
कंप्लीट हो गया है, तो 0 to 60 मंथ तक उनको 1 रुपया भी ग्रेच्युटी अकाउंट में साल में एक बार नहीं मिलेगा। जब उनका 5 साल नौकरी खत्म हो जाएगा, मतलब 5 साल के बाद तो दूसरा कंपनी को प्रमोशन में तो जा सकते हैं ना, दूसरा जगह में जॉब भी ढूंढ सकते हैं, ओके, स्टाफ ढूंढ सकता है। तो इसलिए 5 साल तक उनको कोई ग्रेच्युटी अमाउंट नहीं दिया जाएगा। अगर स्टाफ आपका 4 साल 11 महीने 29 तारीख को नौकरी भी छोड़ रहा है, फिर से सुनिए, अगर स्टाफ 4 साल 11 महीना 29 तारीख को नौकरी छोड़ता है, फिर भी उनको ग्रेच्युटी अकाउंट में कुछ पैसा नहीं मिलता है। सो द रूल इज, कंपनी को एक ही कंपनी में एक ही दफा में 60 कैलेंडर मंथ जॉब शेड्यूल पहले से कंप्लीट करना पड़ता। उसके बाद आपका स्टाफ का एलिजिबिलिटी आ जाता है। स्टाफ का एलिजिबिलिटी क्यों आ जाता है? स्टाफ का ऐसे आ जाता है, स्टाफ का एलिजिबिलिटी आ जाता है ग्रेच्युटी अमाउंट पाने के लिए साल का 15 दिन के हिसाब से। तो जब ग्रेच्युटी वाला, इसलिए जब ग्रेच्युटी को हम पे टाइप ग्रेच्युटी के अंदर रखे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ग्रेच्युटी डेज ऑफ मंथ का ड्यूटी साइकिल आप कितना दिन दे सकते हैं? इधर आप 26 दिन रख सकते हैं, नहीं तो 30 दिन रख सकते हैं। मैं इधर कितना दिन रखा हूँ? 30 दिन रखा हूँ। देन नंबर ऑफ मंथ्स, अगर स्टाफ नौकरी करता है 1 महीने से 60 महीना तक, एलिजिबिलिटी डेज फॉर ग्रेच्युटी कैलकुलेशन फॉर ईयर 0, मतलब 60 महीना तक उनको ग्रेच्युटी अकाउंट में कुछ पैसा नहीं मिलेगा। जब उनका 61 मंथ शुरू हो जाएगा नौकरी का, तो साल का 15 दिन के हिसाब से उनका अकाउंट को हर एक साल में एक बार पैसा क्रेडिट हो जाता है। सो दैट इज द ग्रेच्युटी स्लैब कैलकुलेशन, बट दिस इज द करंट लायबिलिटी। अगर स्टाफ कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय है तो कंपनी का लायबिलिटी है, साल में एक बार उनको तो ग्रेच्युटी अकाउंट में कुछ पैसे थे, बट इसके ऊपर नो इनकम टैक्स कैलकुलेशन। तो आज का टैली का तीसरा चरण में हम लोग कुछ अर्निंग पे हेड के बारे में डिस्कशन किए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पे हेड, व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन, पे हेड में होता क्या है, कितना टाइप का पे हेड आता है, अर्निंग पे हेड क्या है, उसके बारे में जो जानकारी देने वाला मैं था, मेरे ख्याल से मैं आपको बोल चुका हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, सही लग रहा है, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड आपको सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए बेल आइकन दबाने के बाद। थैंक यू एंड गुड बाय।